हाय गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन की। तो ये है बेसिकली वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का पार्ट नंबर 4 प्रैक्टिस मैनुअल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रोडक्शन इंसेंटिव बेसिकली पेड किए गए वर्कर्स को। तो क्या होगा ये? और इट ट्रेस करेगा टोटल प्रोडक्शन इंसेंटिव को जो पेड किए गए वर्कर को स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और रिकॉर्ड्स और डिवीजन देखेगा डिपार्टमेंट वाइज जितने दिए गए हैं। ऑडिटर डिटेल्स लेगा इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू मैनेजमेंट से, और ये अप्रूव और अपडेटेड हुई है अथॉरिटी के द्वारा। ऑडिटर ये कर चेक प्रोडक्शन फिगर्स को चेक करेगा जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आए हैं, और कोरिलेट करेगा उनको इंसेंटिव पेमेंट्स से जो वर्किंग की गई है अकाउंट डिपार्टमेंट से। वो चेक करेगा लिस्ट ऑफ द पेमेंट और जो एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट पीरियड ऑफ स्क्रूटनिटी, और वेयर जो आपकी डेटा जनरेट किया गया है फील्ड ऑफ द एक्यूरेसी कंप्लीटनेस में। वो बेसिकली ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर देखेगा इंश्योर करने के जो एक्सपेंसिव बुक किए गए हैं वो आपके स्ट्रेटेजिकल डेटा ऑन द प्रोडक्शन के हिसाब से सही होने चाहिए। बैड डेप्ट को कैसे देखेगा? जो अमाउंट ऑफ द बैड डेप्ट और ट्रेस की जाएगी शेड्यूल ऑफ द बैड डेप्ट के हिसाब से जो रिटर्न ऑफ होगा ड्यूरिंग द ईयर। जो अमाउंट ऑफ द बैड डेप्ट है बेसिकली स्क्रूटनी के लिए ली जाएगी, और जो अमाउंट है कंसिडर की गई है रिटर्न ऑफ के टाइम पे वो और ड्यू होगी स्क्रूटनाइज की जाएगी कॉरस्पॉन्डेंस फाइल्स के साथ। अथॉरिटी देखेगा राइट ऑफ की, और जो लेवल ऑफ द अथॉरिटी है वो हायर होगा आपके एग्जीक्यूटिव जो इन्वॉल्व हैं कलेक्शन में उससे ज़्यादा। बैड डेप्ट देखेगा जो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की गई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में मेटलिटी के हिसाब से। प्रोविज़न देखेगा जो क्रिएटेड किए हैं बैड डेप्ट के हिसाब से, और जो एक्सटेंट है एक्चुअल बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ के लिए वो भी हम देखेंगे। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उसको डोनेशन दिया गया 50,000 रुपये का चैरिटेबल सोसाइटी रन करने के लिए, एक स्कूल रन कर रही है। और जो ट्रस्ट सेटअप किया गया है वो ब्लाइंड सर्विस ऑफ द ब्लाइंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वो जो ट्रस्ट सेटअप किया गया है बेसिकली ब्लाइंड लोगों को सर्विस देने के लिए है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा कंपनी लास्ट ईयर है 15%। तो बेसिकली 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द प्रोविजन के हिसाब से। जो डोनेशन होते हैं, सो डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट को और दूसरे फंड्स को प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी के हिसाब से जनरल मीटिंग में। और जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फैक्ट क्या होंगे कि इसके XYZ में जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और डोनेशन देगी 50,000 रुपये का दो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और जो अमाउंट है 1 लाख रुपये की बेसिकली एवरेज प्रॉफिट है 3 साल के हिसाब से जो 15 लाख है और 5% है, वो 15 लाख का 5% 75,000 रुपये होगा। तो जो मैक्सिमम डोनेशन है 75,000 रुपये होना चाहिए। जो 25,000 रुपये एक्सेस है वो बेसिकली उसको परमिशन लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में, और जो उसको नहीं मिले अभी तक। सो कंक्लूजन ये होगा डोनेशन होगा 1 लाख का, 75,000 से ज़्यादा है तो बोर्ड बेसिकली इस प्रोविज़न्स को कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, इस प्रोविज़न का उल्लंघन कर रहा है। जो ऑडिटर है वो क्वालिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट को इसी के अकॉर्डिंग। सो गुड सेंड कैसे की जाएगी आपको आउट ऑन द सेल्स और द रिटर्न बेसिस। सो द रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स है जो सेंड की जा रही है सेल्स के हिसाब से रिटर्न बेसिस के हिसाब से, वो स्पेशली रोल डे बुक में आपको डाली जाएगी। और जो बुक्स आपकी सबसे पहले फर्स्ट मेमोरेंडम एंट्रीज आपकी की जाएंगी। जो आपकी गुड्स सोल्ड की जा रही हैं ये आपकी जो एंट्री की जा रही है डेबिटिंग द एंट्री के हिसाब से वो क्रेडिट होगी सेल्स अकाउंट में। ऑडिटर बेसिकली रेफर करेगा मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स को कंफर्म करने के लिए जो रिसिप्ट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस है हर पार्टी से, और जो अकाउंट आपके डेबिट किए गए हैं और जो सेल्स अकाउंट आपको क्रेडिट किया गया है। जो गुड्स आपकी बेसिकली पीरियड ऑफ द अप्रूवल अगर आपका एक्सपायर हो गया है और रिसीव हो गया है तो उस केस में आपको कस्टमर के अकाउंट क्या होंगे डेबिट हो जाएंगे। वो ये भी इंश्योर करेगा जो इन्वेंट्री ऑफ द गुड है अप्रूवल बेसिस पे जो भेजी गई है, और जो पीरियड ऑफ द अप्रूवल है अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है क्लोज ऑफ द ईयर्स के हिसाब से तो वो इंक्लूड होना चाहिए इन्वेंट्रीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे देखा? ऑडिटर ये इंश्योर करेगा जो फैसिलिटी ऑफ द ओवरड्राफ्ट है जो ऑथराइज की जा रही है बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू या पार्टनर रेजोल्यूशन के थ्रू वो सही होनी चाहिए। ये परस्यू करेगा जो एग्रीमेंट है बैंक के साथ, या जो ओवरड्राफ्ट आपका क्लीन है या हाइपोथिकेशन है प्लेज है कंपनी की प्रॉपर्टी की वो सही होनी चाहिए। और वेरीफाई करेगा रजिस्टर ऑफ द चार्ज को, इंश्योर करेगा चार्ज है आपका रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरीफाई करेगा, दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेगा। वेरीफाई करेगा अमाउंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट से और कंपेयर करेगा पासबुक के थ्रू। अगर आपका ओवरड्राफ्ट बेसिकली हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स या इन्वेंट्री के हिसाब से लिया गया है तो बैंक उसको ऑब्टेन करेगा। अगर आपका ओवरड्राफ्ट बेसिकली प्लेज ऑफ द कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया गया है तो ओवरड्राफ्ट प्रॉपर्ली शोन होगा सिक्योर्ड लोन के अंदर, और जो नेचर ऑफ द सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की जाएगी।
A trader is worried that in spite of substantial increase in the sales compared to earlier year, there is a considerable fall in the gross profit. After satisfying himself that the sales and expenses are correctly recorded and that the valuation of inventory is on the consistent basis, he wants to ensure that purchase have been truthfully recorded. सो बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है आपका सेल्स में, और आपका जो ग्रोस प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है, और सेल्स एक्सपेंसेस करेक्टली रिकॉर्ड भी किए हैं, जो वैल्यूएशन इन्वेंटरी कंसिस्टेंट बेसिस पे हुई है, तो इंश्योर करेगा परचेज है आपकी वो ट्रूथफुली रिकॉर्ड की गई है नहीं। सबसे पहले प्रोसेस ये असाइनमेंट को देखो, 3 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व होंगे इस असाइनमेंट में: स्टडी एंड इवैल्यूएशन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वॉचिंग ऑफ द परचेज ट्रांजेक्शंस और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। स्टडी एंड इवैल्यूएशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे देखेगा? सबसे पहले इंटरनल चेक देगा, सेग्रीगेशन और ड्यूटी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। रिक्विजिशंस देखेगा गुड्स की, स्पेसिफिक एम्प्लॉय फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर शुड प्रिपेयर एंड अप्रूव ए परचेज रिक्विजिशन रॉ मटेरियल। बेसिकली सबसे पहले रिक्विजिशन बनेगी, जो एम्प्लॉयज़ ने रिक्विजिशन बनाई है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑर्डर देखा जाएगा, जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने नेगोशिएट किया है बेस्ट प्राइसेस का, फिक्स डिलीवरी डेट्स का और सप्लायर का, तो उसी के हिसाब से उसने अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ को मेंटेन किया है और उसने एक सीरियल नंबर परचेज ऑर्डर मतलब बनाया। उसके बाद रिसीव द गुड ऑर्डर, उसके बाद जो गुड्स ऑर्डर की गई है वो इंस्पेक्टेड और काउंटेड की जाएंगी रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा, और अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो सीरियल नंबर उनको प्रिपेयर करेगा, और जो रिपोर्ट्स हैं उसी के बेसिस पर रिसीव होंगी। जो गुड्स रिसीव नोट या बेसिकली नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे पास आ रही हैं वो परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएंगी। जो अकाउंट्स बेसिकली आपके पे किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स के थ्रू, अकाउंट पेबल यूनिट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, वो इनवॉइसेज और प्रोसेस के हिसाब से आपके पे किए जाएंगे। जो फिजिकल कंट्रोल है आपका इन्वेंट्री पे या वेयर हाउसेस पे, वो आपकी लिमिट करेगा एक्सेस को ऑथराइज पर्सनल्स के हिसाब से। जो प्रिंटेड और प्री नंबर फॉर्म्स हैं वो यूज़ की जाएंगी परचेज रिक्विजिशन के लिए, परचेज ऑर्डर्स के लिए और रिसीविंग रिपोर्ट्स के लिए। ऑथराइज प्रोसीजर्स, जो रीऑर्डर पॉइंट्स होंगे वो एस्टेब्लिश होंगे काफ़ी इन्वेंट्री आइटम्स के लिए और बेसिकली मैनुअल रिक्वेस्ट के लिए। ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स बेसिकली डिज़ाइन किए जाएंगे सारे कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, रिक्वेस्ट गुड्स, ऑर्डरिंग द गुड्स, रिक्विजिशन, रिसीविंग द गुड्स एक्सेट्रा। इंटरनल रिव्यू कैसा होगा? ये इंश्योर किया जाएगा जो एडवोकेट सेपरेशन ऑफ द ड्यूटीज़ है, प्रॉपर ऑथराइजेशन है, वो बेसिकली प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग और परचेज ट्रांजेक्शन के हिसाब से किया गया हो। जो आपकी इन्वॉइसेस हैं वो रिव्यू की गई हो एसर्टेन करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इन्वॉइसेस। अगर इन्वॉइसेस आपकी ट्रैक की गई हैं परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से, तो आपके गाइडेंस नोट और परचेज ऑर्डर सही होने चाहिए। ऑडिटर ये वाउच करेगा जो आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं वो इन मैनर में की गई हो। परचेज बुक को एग्जामिन करेगा सबसे पहले वो, फिर परचेज इन्वॉइसेस को देखेगा सैंपल सेलेक्ट करके कि आपकी इन्वेंट्री एक्चुअल रिसिप्ट के हिसाब से आई है। फिर आपके न्यूमेरिकल कंसिक्वेंस देखेगा, नुमेरिकल सीक्वेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट्स, वाउचर्स मेंटेन किए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के हिसाब से। फिर कट ऑफ पॉइंट्स लगाएगा कि परचेज आपकी जो रिकॉर्ड की गई हैं पॉइंट ऑफ टाइम के रिकॉर्डिंग है, और जो टाइटल आपका पास किया गया क्लाइंट को, तो वो एग्जामिन करेगा कि जो कट ऑफ पॉइंट है प्री नंबर परचेज के हिसाब से आए हैं और जो परचेज ऑर्डर हैं वो गुड्स रिसीव नोट्स के हिसाब से ख़त्म हुए हैं। ऑडिटर ये भी ट्रेस करेगा जो गुड्स आपके रिसीव हुई हैं वो एक दिन के मतलब कुछ दिन पहले हो गया अंडर द ऑडिट रिलेटेड परचेज कंसिडरेशन, और ये भी इंश्योर करेगा जो परचेज आपको रिप्रेजेंट की जा रही है इसके द्वारा वो बेसिकली परचेज पीरियड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ट्रांजिशन देखेगा रिलेटेड पार्टी के साथ। एनालिटिकल प्रोसेस, तो ऑडिटर कंपेयर करेगा आइटम वाइज और लोकेशन वाइज बोथ क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ परचेज को, जो कोरस्पेंडिंग फिगर्स के हिसाब से आपकी हो रही है। अगर आपके मेजर वेरिएंट्स आप एक्सपेंस और जस्टिफाई किए गए हैं तो एनालिटिकल रेशियो बेसिकली कैलकुलेटर कंपेयर करेगा। कौन से पॉइंट हम माइंड में रखेंगे ऑडिटिंग करते हुए ब्रोड लेजर की, जिसमें एक डेबिट बैलेंस है। जो स्ट्रक्चर है हर अकाउंट का एक ब्रोड लेजर में, वो ओपनिंग बैलेंस, credit on the account for good purchases, debit raised in respect of the return, allowances, discounts, receivables, advance against the goods, ये सारी चीज़ें होती है। जो अकाउंट होता है आपका बोट लेजर में वो डेबिट होता है, बोट लेजर मतलब परचेज लेजर। जो बैलेंस होता है आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट रिसीवेबल्स को जो आपके अकाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न के हिसाब से आई है, और जो रिबेट आपको अलाउ की गई है सप्लायर और एडवांस के हिसाब से जो आपने पे किया था। ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो आपके एडवांस हुए हैं ऑर्डर के हिसाब से वो पेड किए गए हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, और जो सब्सटेंशियली गुड्स आपको रिसीव हुई थी एडवांसेस और एडवांसेस के अगेंस्ट और रिसीव्स के अगेंस्ट, वो बेसिकली रिप्रेजेंट की गई है एज ए डिस्गाइज लोन। और जो बुक बैलेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज के हिसाब से जो रॉन्गली डेबिट होते हैं अकाउंट ऑफ द सप्लायर में,
और परचेज अकाउंट्स में। इस केस में बेसिकली ये एसरटेन किया जाएगा जो बुक बैलेंस है वो गुड और रिकवेबल होना चाहिए, और अगर वो कंसीडर नहीं किया जा रहा जो प्रोविजन उसके अगेंस्ट एक बनना चाहिए। जो बुक्स हैं वो अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई होनी चाहिए पर्पज़ ऑफ द डिस्क्लोजर के लिए बैलेंस शीट। अगर आपका डेबिट बैलेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोन दिया जा रहा है डायरेक्टर और ऑफिसर्स को, वो बेसिकली जॉइंटली और सेवरली किसी दूसरे पर्सन के साथ आपने लिया है, तो वो डेबिट ड्यू बाय द फर्म्स और द प्राइवेट कंपनी, वो बेसिकली फर्म और प्राइवेट कंपनी के द्वारा होना चाहिए। और जो डायरेक्टर है पार्टनर है या मेंबर है तो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न। जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट है जो ड्यू की जा रही है डायरेक्टर से या दूसरे ऑफिसर से किसी भी टाइम पे, तो वो बेसिकली कंपनीज के अंडर सेम मैनेजमेंट के अंदर डिस्क्लोज होनी चाहिए नेम्स ऑफ द कंपनी में। एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉड बताओ जो डन की जा रहे हैं लेजर कीपर के द्वारा, ब्रोट लेजर में और सेल्स लेजर में। लेजर कीपर और फ्रॉड्स कैसे, जो एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉड है बेसिकली लेजर कीपर परचेज लेजर में कैसे करता है, क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ फिक्टिशियस इनवॉइस। क्रेडिट करता है अमाउंट ऑफ द सप्लायर्स को फिक्टिशियस इनवॉइस के बेसिस पे। सर्टेन सप्लाईज बेसिकली रिसीव की जाती है फार्म से, और कोई भी गुड्स बेसिकली रिसीव हो रही है या डुप्लीकेट इनवॉइसेस आ रहे हैं सप्लायर से, तो ओरिजिनल अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट कर दी जाती है आपके क्रेडिट ऑफ द सप्लायर के परचेज अकाउंट में, और जो में से अप्रोप्रिएट की गई है पेमेंट उसको क्रेडिट कर दिया जाता है सप्लायर के अकाउंट में। Suppressing a credit note issued by the supplier in respect of the return or allowances misappropriation और द इक्विवेलेंट टू द पेमेंट मेड टू हिम। अगर उसको कोई पेमेंट की गई है तो उसके केस में क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा उसको। और अगर क्रेडिट नोट इशू किया गया सप्लायर के द्वारा किसी भी गुड्स रिटर्न के बेसिस पे या अलाउंसेस के बेसिस पे, तो डेबिट नहीं होगा उसके अकाउंट में, जो बैलेंस है उसके अकाउंट में ब्रोट लेजर में चला जाएगा जो अमाउंट एक्चुअली उसको ड्यू हो रहा है। जो लेजर कीपर होगा वो बेसिकली में से अप्रोप्रिएट करेगा एक्सेस अमाउंट को जो उसके सप्लायर के क्रेडिट में जा रहा है। जो अमाउंट ड्यू किया गया है सप्लायर को वो क्रेडिट नहीं होगा उसके अकाउंट में किसी फिक्टिशियस नेम पे, और जो में से अप्रोप्रिएट किया गया अमाउंट पेड वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉड डेट कैन बी डन इन द सेल्स लेजर कैसे हो सकते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग के कैसे होते हैं। जो अमाउंट हमें रिसीव होता है कस्टमर से उसको बेसिकली मिस अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है डायरेक्शन ऑफ द मनी को जो रिसीव्ड हो रही है हमें दूसरे कस्टमर से, और जो क्रेडिट हो रही है हमें कस्टमर से जिसको हमने पहले पे किया था। जो मनी बेसिकली रिसीव हो रही है कस्टमर से उसको पे किया जाएगा दूसरे कस्टमर्स को जो सेकंड नंबर पे आया है, और जो प्रैक्टिस बेसिकली कंटिन्यू की जाती है एक अकाउंट का आउटस्टैंडिंग रखा जाता है और दूसरे को पे कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली मिस मैनेजमेंट क्रिएट करता है। एडजस्ट कर दिया जाता है कोई भी अनऑथराइज क्रेडिट और फिक्सी से रिबेट या जो भी कोई भी अलाउंसेस आ रहा है आपको उसको एडजस्ट कर देंगे रिड्यूस करने के लिए बैलेंस को, और जो पेमेंट आपको रिसीव हो रही है ट्रेड रिसीवेबल्स पे उसको भी मिस अप्रोप्रिएट कर देंगे। रिटर्न ऑफ कर देंगे अमाउंट रिसीवेबल्स को कस्टमर के बैड डेबिट अकाउंट से, और मिस अप्रोप्रिएट कर देंगे अमाउंट को जो पेमेंट एज ए डेट हो रही है। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैसे इंक्रीज होता है, अंडर वैल्यूएशन कर दो आप ओपनिंग इन्वेंट्री का, आपकी जो परचेज साइड है वो घट जाएगी, और जिससे आपका नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन इन्वेंट्रीज है या वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री उसको लोअर दिखा दो, आपकी परचेज साइड घट जाएगी सेल्स साइड बढ़ जाएगी, अपने आप ही ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया। ओवर वैल्यूएशन कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री का, लाइक पहले सेल्स का टोटल 100 रुपये था अब 120 हो गया जो क्रेडिट साइड है, तो अपने आप ही आपका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑल्ट्रेशन कर दो वैल्यूएशन का क्लोजिंग इन्वेंट्री में, लाइक जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसको वैल्यू कर दो कॉस्ट पे या मार्केट रेट पे जो सबसे कम हो, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसको हायर पे वैल्यू कर दो, अपने आप ही बेसिकली प्रॉफिट बढ़ गया। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सम आइटम इंक्लूडेड इन द ओपनिंग इन्वेंट्री अबव द कॉस्ट और ऑन द अकाउंट ऑफ विच अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑफ दीज आइटम एज अ क्लोज ऑफ द ईयर वैल्यूड एट कॉस्ट। बेसिकली आप क्या करो जो ओपनिंग इन्वेंट्री उसको थोड़ा अबाव द कॉस्ट ऑफ अबाव द कॉस्ट दिखा दो, इसी वजह से जो लास्ट में क्लोजिंग बचेगा वो भी मतलब ज़्यादा वैल्यू पे अपने आप ही वैल्यूड हो जाएगा, अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ गया। अंडर स्टेटमेंट है आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री की, जो ओवर स्टेटमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री की उसको एडजस्टमेंट और अमाउंट ऑफ सेल्स के हिसाब से दिखा दो, जो आपको गुड सोल्ड की गई उसको डिलीवरी मत करो, तो अपने आप ही बढ़ गया उसका। जो फिक्सिशियस परचेज की गई है उसको प्रॉफिट को बूस्टअप करने के लिए दिखा दो, बेसिकली ये प्रैक्टिस जब की जाती है बेसिकली जब का ग्रोस प्रॉफिट रिड्यूस करना हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी गुड्स के हिसाब से रिटर्न हो रही है उसको डिस्पैच कर दो सप्लायर को, और जो कॉस्ट है जो आपकी डेबिट की जा रही है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर के हिसाब से उसको आप क्रेडिट कर दो पार्टीज़ को। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स है या रिसीव हो रही है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे उसको कंसाइनमेंट बेसिस पे दिखा दो,
जो ट्रीटमेंट ऑफ द गुड्स है वो बेसिकली सेल ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस पर सेंड की जा रही है तो उसका एज अ रेगुलर सेल्स दिखा दो। प्रोविज़न और अंडर प्रोविज़न दिखाया गया एक्सपेंसेस अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड हो रहा है तो वो बेसिकली हम शो करेंगे। लाइक परचेजेज आपके अंडर स्टेटेड कर दी, प्रोविज़न आउटस्टैंडिंग बेसिस के हिसाब से दिखा दिए। जो रोंग एलोकेशन हो रहा है एक्सपेंसेस का वो कैरीज इनवर्ड के हिसाब से बेसिकली दिखा दो कि ये रोंगली टेकन लिया गया है P&L अकाउंट में। फैक्टर्स को डिटरमाइन करो जो बेसिकली एक्सटेंस जाते हैं रिलायंस पे, और जो ऑडिट आपकी प्लेस की गई है रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स के हिसाब से एक्स एज पर एस से 520 बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जो रिलायबिलिटी होती है डेटा की इन्फ्लुएंस की जाती है सोर्स और नेचर के हिसाब से और डिपेंडेंट होते हैं सर्कमस्टांसेस पे जिसमें ऑब्टेन किए गए हैं। जो कुछ रेलेवेंट हैं जो डिटरमाइन और डेटा लेवल दिखा रहे हैं पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए, उनको एनालिटिक प्रोसीजर मानते हैं। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो आपको सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो क्या है। कंपेरेटिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कंपेयर करो। नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर क्या है, और कंट्रोल करो आप प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन पर डिज़ाइन की गई है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देखने के लिए। जो ऑडिटर बेसिकली कंसीडर करेगा कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करे, और जो एंटिटी की प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज़ की जा रही है ऑडिटर के द्वारा उसको परफॉर्म करे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के हिसाब से। और जो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या ग्रेटर कॉन्फिडेंस रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे उसको एनालिटिकल प्रोसीजर के हिसाब से सही किया जाए। फैक्टर क्या कंसिडर किए जाएंगे वाउचिंग और ट्रैवल एक्सपेंस करने के लिए। इसके लिए फैक्टर कंसिडर करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो पेबल किए जाएंगे स्टाफ को अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो डायरेक्टर ने अप्रूव किए हैं। और अगर कोई रूल एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा तो ऑडिटर रेकमेंड करेगा कि ये बेसिकली फ्रेम किए जाएँ कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंस। टीए बिल्स अगर आपके टीए रूल्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर बेसिकली वाउच किया जाएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे, और जो वाउचर है वो डिमांड किया जाएगा सारी आइटम्स के लिए सारे एक्सपेंसेस के लिए, और जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर आपके क्लेम किए गए हैं डायरेक्टर के द्वारा और ऑडिटर ने सेटिस्फाई कर लिया है कि ये इनकर्ड किए जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए, तो डायरेक्टर बेसिकली रिसीव करेगा वो अमाउंट। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली बेसिकली मेंशन होगा नेम डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन पर्टिकुलर ऑफ जर्नी अमाउंट ऑफ रेलवे और एयर टिकट फेयर अमाउंट ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। अगर आपकी जर्नी बेसिकली बाय एयर हो रही है तो काउंटर फॉर द टिकट शुड बी अटैच विद द वाउचर्स और वो इंस्पेक्टेड होगी। और आपकी बेसिकली बोर्डिंग और लॉजिंग होल्टिंग और अलाउंसेस के हिसाब से हो रही है तो तब भी वेरीफाई होगी। अगर आप एविडेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस और क्लेम के हिसाब से अटैच किए गए हैं तो वो अमाउंट अपीयर होगी रीजनेबल और आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। तो सारे वाउचिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हिसाब से ऑथराइज किए जाएंगे सम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। ट्रैवलिंग एडवांसेस हैं वो सेटल डाउन होंगे रिसिप्ट ऑफ द फाइनल बिल्स में, और जो अमाउंट आपके सेटल नहीं हो रहे अप्रोप्रिएट किए जाएंगे बैलेंस शीट्स में। जो आर्टिकल स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो पेमेंट उनके ऑथराइज हो रहे हैं रेगुलेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स के हिसाब से, तो डायरेक्टर एंटाइटल्ड नहीं होंगे इनको चार्ज करने के लिए और अटेंड करने के लिए बोर्ड की मीटिंग्स।